नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग लग्न तुलना की इस श्रृंखला में कर्क लग्न और मकर लग्न को आमने सामने रखते हैं। कर्क लग्न जो भवचक्र में चतुर्थ भाव में आता है, मकर लग्न राशि जो भवचक्र में दशम भाव हमारे कर्म क्षेत्र ऑफिस में आता है। सबका अपना अपना महत्व है, तो आज हम दोनों के ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की तुलना करेंगे और ये एक दूसरे के आमने सामने होता है, तो आप समझ सकते हैं काफी हद तक इसका स्वभाव इस लग्न से राशि से एकदम भिन्न प्रतीत होता है और इनमें कई ऐसे समानताएं भी देखने में आएंगी जब हम इनका गहराई से अध्ययन करेंगे। तो कर्क, जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो मुख्य रूप से हमारे इंटीरियर पार्ट को संभाल सकता है, हमारे घरेलू काम में दक्ष है, कोई होम डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग और जमीनी काम, और हम कुछ हद तक देखिए, अब जब भी कर्क और मकर की बात आती है तो ऐसा लगता है यार रियल एस्टेट में तो कर्क को ज्यादा माहिर होना चाहिए क्योंकि ज़ोडिएक में चतुर्थ भाव आता है। लेकिन एक बात हमें भूलनी नहीं कि जो मंगल है वो उच्च का होता है मकर लग्न राशि में और नीच का होता है कर्क में। तो देखिए, जो घर का जहां इस व्यापारिक सोच नहीं आती है, आपको कोई ऐसा घरेलू व्यवसाय करना है जहां आपको बहुत बड़ी बड़ी इस प्रकार की नीतियां और बहुत ज्यादा वीर रस की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आजकल जो रियल एस्टेट को हम देख रहे हैं, ज्यादा करीबी माना जा सकता है उसको मकर लग्न के लिए। हाँ, आपका अपना खुद का एग्रीकल्चर लैंड है जिसको आप कुछ बुआई करवा रहे हैं, कुछ ऐसे काम हैं और उसमें कुछ डिजाइनिंग करवा रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, तो वो कर्क है। समझिए जरा इस चीज को, जो इंटीरियर पार्ट देखता है रियल एस्टेट का वो कर्क है। लेकिन अगर रियल एस्टेट का जो एक्सटीरियर, हमें कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं हम लोग और उसमें बाहरी लोगों को शामिल कर रहे हैं, उनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं, तो वो मकर लगन है। वही मैंने बताया कि इनमें एक समानता जान पड़ती है कि यार रियल एस्टेट में तो दोनों ही एक से प्रतीत होते हैं, लेकिन धोखा ना खाइएगा। कर्क लगन मुख्य रूप से, जैसे कोई आपने बढ़िया गैलरी या गैलेरिया हाउस कुछ ऐसा खोला है, वहां बहुत बढ़िया कुछ ऐसा नई कोई कलात्मक अध्ययन किया जाता है, लोगों के सामने पेश किया जाता है, वो कर्क लगन। और आपने कोई अपना ऑफिस एस्टैब्लिश किया है, उस ऑफिस के जरिए आप कुछ ऐसा कोई बड़ी लैंड को आप या कुछ लैंड ब्रोकर के रूप में इस प्रकार का काम आपको मिला हुआ है, तो वो ज्यादा सुटेबल है मकर लगन के लिए। तो हमने एक ऐसा प्रोफाइल चुनना है जो हमारे एक बड़ी हमारी गैलरी है उसको अटेंड करे और उसमें लोगों को बांधे, अपनी बातों को रखें और लोगों के मन से तुरंत जुड़ जाए, तो कर्क लगन। और मकर लग्न मन को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, वो तो बहुत ही ज्यादा तवज्जो देता है शक्ति को, शौर्य को, वीर रस प्रधान माना जाता है। और इसको उस विषय की ज्यादा परवाह नहीं है जिसका कर्क बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि यार ये व्यक्ति कैसा सोच रहा होगा, इसको कैसा लग रहा होगा, इसका बहुत ज्यादा मकर लग्न परवाह नहीं करता है। तो जो इस प्रकार के बोल्ड निर्णय हैं जहां पर हो सकता है सामने वाले को कभी कभी नाराज भी करना पड़े, ऐसे निर्णय लेने में मकर लग्न ज्यादा माहिर होता है। ठीक हो गया। तो आप कोई ऐसा व्यक्तित्व है, कोई लोगों से कोई ऐसा काम निकालना है, उनको बीच बीच में टोकना भी पड़ता है और वो एक्सटीरियर पार्ट ज्यादा फिट दिखाई देता है, तो मकर लगन। और ये अगर किसी के साथ काम भी लेता है तो वो अपने आप को उनके समान मानता है, जोड़ लेता है। अब मैंने वैसे पर्सनली बहुत तारीफ की अपने वीडियो में कर्क लगन राशि की, लेकिन जैसे मैंने बताया सभी लग्नों में कुछ ना कुछ गुण है, तो अवगुण भी छुपा हुआ है।
दोनों ही लग्न राशियों से आपको पता है ज़ोडिएक में अभिजित मुहूर्त का जन्म होता है, यानी अगर चौथे भाव में सूर्य आ जाता है या दशम भाव में आ जाता है तो हम उसको अभिजित मुहूर्त मानते हैं। इसमें प्रताप बढ़ जाता है व्यक्ति का और अच्छे व्यक्तियों के साथ संबंध होते हैं, समाज में राजा समान व्यक्तियों के साथ संबंध होते हैं। लेकिन इसकी क्या लिमिटेशन है और उसकी क्या लिमिटेशन है? देखिए, ये लोगों के साथ बहुत बढ़िया जुड़ता है, प्रजातंत्र, प्रजा के साथ मंत्रिमंडल को जोड़ कर रखना, ये गुण कर्क लगन का प्रधान गुण है। लेकिन हम जब भी डिपार्चर ऑफ सोल की बात करते हैं, अगर आप कभी केकड़े के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो केकड़ा जो है, कर्क जिसको बोलते हैं, वो अपने उसमें जब किसी को फंसा लेता है, अपने पैरों से किसी को पकड़ लेता है, तो उसका जुड़ाव इतना अधिक होता है, चाहे उसके प्राण निकल जाए, वो अपने, जब तक उसका मन ना हो वो उसको छोड़ेगा नहीं। चाहे उसके जो उसकी पकड़ है, उसके प्राण पर आपको इस पर ब्लेड भी चलाएं, वो पकड़ नहीं छोड़ेगा। तो केकड़े का ये हम कह सकते हैं एक प्रकार का संसार में बहुत ज्यादा रमने का अवगुण भी दिखाई देता है कि भाई हम इतना ज्यादा भी ना घर के साथ जुड़े कि हमारे डिपार्चर ऑफ सोल में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए, क्योंकि हमें परमानेंट तो यहां रहने की इजाजत नहीं है। ये जो संसार हमें मिला है, हम रेंट में आए हैं कुछ वर्ष के लिए, जितना जितना हमारा प्रारब्ध है, हो सकता है कोई 70 साल, 80 साल, 100 साल के ऊपर या कम भी हो सकता है काफी। तो वो तो ईश्वर का है। जैसे कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने तो राहु को भी अच्छा बता दिया, राहु और चंद्रमा के मिलन को भी अच्छा बता दिया, तो फिर बुरा क्या है? अब ये मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं। बुरा क्या है मतलब, वो हमारा प्रारब्ध है, तो अगर हमारा प्रारब्ध है ऐसा तो बुरा कैसे हो सकता है? भाई मैंने किया है उसको, मैंने अपने जीवन में कोई भी कर्म किए और कोई भी स्वीकार नहीं करता है। देखिए, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रहा हूं। मेरे जीवन में भी बहुत चीजें मैं फिर भी आपको ये बोलूंगा कि मेरा जीवन को रेफरेंस नहीं है, फिर भी मैं, क्योंकि मैं ये बात के बोल रहा हूं, तो मेरे जीवन में भी बहुत ऐसा लगता है, कई दफा बहुत ज्यादा कड़वाहट मिली और ऐसा मिठास भी मिली, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट जब करने लग जाता हूं कि ये मैं हूं, तो फिर मैं तृप्त हो जाता हूं। अभी कमेंट में इस प्रकार के पढ़ रहा था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, उनकी बुद्धि पर ही दुख हो रहा था कि भाई फिर हम क्या, आपका क्या विचार है, हमें क्या कहना चाहिए? हमें यह कहना चाहिए कि भाई आपका चंद्रमा और राहु का मिलन आपके जीवन में तबाही लेकर आएगा? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम स्वयं अपने आप से थोड़ी भाग सकते हैं। हम यही सबसे बड़ा अवगुण है, हम किसी और के जो हमारे जीवन में नहीं है प्लैनेट कॉम्बिनेशन, उस प्लैनेट कॉम्बिनेशन को देखकर उससे चाहे ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी चीज को नहीं अच्छा मान रहे, तभी तो हम अतृप्त हैं। अरे अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन खराब होता है, देखो आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खंगालो, समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे कैसे महान पुरुष, महान आत्माएं धरती में आए, उनके चार्ट में चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन है, और कोई भी उनको ये नहीं कह सकता है कि वो अनसक्सेसफुल रहे, वो अकर्मण्य रहे किसी भी प्रकार से। महात्मा गांधी के दशम भाव में चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चार्ट में दशम भाव में कर्क राशि का राहु बैठा हुआ है। तो क्या क्या बोले आप इस चीज को? एक्सेप्ट करना है, बस यही है। जो हमारे कमजोरी को अपना बल मान लेता है वही तृप्त है। भाई मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ, हमारे दशम भाव में राहु बैठा है, हमारे प्रथम भाव में राहु बैठा है, मैं स्वीकार कर लेता हूं, तो मेरी कमजोरी ही मेरा बल बन जाता है। अभी हम क्या करने वाले हैं, मतलब क्या करने का स्टाइल आजकल, गुप्त, अरे छुपाओ, नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कहां से सीखा है समझ में नहीं आता है। अरे एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, वो रियलाइज करना ही तो एस्ट्रोलॉजी है। ज्योतिष में क्या हम, मतलब मैं आपको कोई ऐसा मंत्र बताने वाला हूं कि प्लैनेट कॉम्बिनेशन ही बदल देंगे, ऐसा अगर आप किसी बहकावे में आ गए हैं तो आप गलत हैं। प्लैनेट कभी बदल नहीं सकता है जब जन्म हुआ था, लेकिन हम बार बार पुनरावृत्ति से ज्योतिष में उस कॉम्बिनेशन को पढ़ते पढ़ते ये समझ जाते हैं
कि ये कॉम्बिनेशन भी हजारों लोगों के चार्ट में है और उस कॉम्बिनेशन से उसने परम पद को प्राप्त किया है, संसार में खूब यश मान सम्मान कमाया है। एक्सेप्ट कीजिए और आनंद से रहिए। जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो तो वैसे भी आनंद नहीं ले सकता है, क्योंकि धन तो आज नहीं है कल आएगा, और अगर किसी को ऐसा गुमान है तो अगर आज है तो कल जा भी सकता है। इसीलिए तृप्त होने का कारण हमारी संतोष वृत्ति है। अगर वो वृत्ति हमारे अंदर आ जाती है तो ये इस प्रकार का अप डाउन, और मैं किसी को भाषण नहीं दे रहा हूं, ये मेरे लिए भी एज इट इज एप्लीकेबल है। और आपको क्या लगता है संसार में रहते हुए क्या मैं उस माया बंधन में बंधूंगा? नहीं, मैं भी बंधा हुआ हूं। मैंने भी जीवन में ये इस प्रकार का उतार चढ़ाव हर चीज को स्वयं फील किया है, आज भी अनुभव करता हूं। लेकिन मैं अपने गुरुओं को साष्टांग दंडवत करता हूं जिन्होंने मुझे ये थोड़ी सी बुद्धि दे दी। मैं उसको रियलाइज करने लगा हूं अब कि भागने का कोई मतलब नहीं है, ये मेरा जीवन है। कई लोग तो ऐसा द्वेष करते हैं, अरे सर आप इसको गलत बोलिए, ये गलत है। तो मेरे गलत बोलने से क्या मतलब, आप चाहते क्या? मैं कह देता हूं आपके चार्ट में, हालांकि ये कोई गलत कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन उन कम बुद्धि वालों को प्रसन्न करने के लिए अगर मैं कह ही दूं कि चलिए चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन, उन्होंने ये पंच लाइन बना ली है कि भाई चंद्रमा और राहु कहीं भी आएगा तो ग्रहण बन जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए, एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते तो एस्ट्रोनॉमी पढ़िए कि भाई चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है। क्या हर बार चंद्रमा और राहु का मिलन चंद्र ग्रहण दे देगा? सूर्य और राहु का मिलन सूर्य ग्रहण दे देगा? अरे ज्योतिष नहीं तो गणित ही पढ़िए। आपको पता होना चाहिए सूर्य और चंद्रमा या तो साथ बैठे हुए हैं या 180 डिग्री पर हैं। तब राहु केतु एक्सिस में अगर आ जाता है सूर्य और चंद्रमा, तभी ग्रहण संभव है, ग्रहण दोष संभव है। अदरवाइज इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से आपको ग्रहण शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया? तो इसलिए सभी का अपना अपना बल है। तो मैं कर्क राशि महत्व बल और अगर मकर राशि मकर लग्न के महत्व बल को बताना चाहूं तो हजारों खूबियां हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया इनकी लिमिटेशंस भी हैं। अब मकर का लिमिटेशंस क्या है? ये जुड़ाव की बात नहीं कर सकता है। इसको किसी को बोला जाए कि सर थोड़ा और विनम्रता से बोलिएगा, तो विनम्रता, और अगर सामने वाले की गलती कहीं हो गई है तो विनम्रता तो बहुत कोसों दूर निकल जाएगी, क्योंकि इनका मानना साफ है कि भाई सिस्टम में रहना है तो सिस्टम से काम करना है, अदरवाइज गो टू हेल, नरक में जाओ। ये सुनने में तो बड़ा अटपटा और बड़ा अव्यवहारिक सा लगता है, कैसा व्यक्ति है, क्या बोल रहा है। लेकिन आज समाज में ज्यादा लीनियंट हो गए हैं, इसलिए अनुशासन कम दिखाई देता है। अरे भाई, अगर ट्रेनें समय से चल रही हैं, बसें समय से आ रही हैं, और कोई व्यक्ति को ऑन टाइम डिलीवरी पॉइंट हो रही है, हर चीज समय से चल रही है, इसका कारण, बहुत बड़ा कारण इसका मकर का अनुशासन है। और घर के अंदर हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, भाई घर के अंदर इस इतने ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की क्या जरूरत है। थोड़ा तो मां का जो प्रेम है, जो उन सबसे परे है, वो दिखाई देता है कर्क लगन में। लेकिन बाहर अगर काम में लग जाए और उसी प्रकार का व्यवहार हम एक्सपेक्ट करें तो वो नहीं चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कुछ कुछ, मतलब नॉट एग्जैक्टली, कुछ कुछ एक मां और एक पिता, और अपनी अपनी भूमिका में सभी बली हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। ठीक हो गया? तो कर्क लगन का प्रधान गुण आपको समझ में आया, सभी को जोड़ने की ताकत। मतलब क्या ऐसे बिरला चार्ट होते होंगे, कर्क राशि का भी बल उनके पास है, मकर राशि का भी बल उनके पास, मां का भी पूर्ण आशीर्वाद, प्रेम करना जानते हैं, प्रजा के साथ एक एक व्यक्ति का नाम जानते हैं। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई उनको अपनी सेनाओं के अधिकारियों के नाम भी याद थे। मैंने ये एक नाम लिए, ऐसे हजारों योद्धा हुए भारत के संस्कृति में, ऐसे हजारों, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे योद्धा हुए जिन्होंने अपने
ना सिर्फ शौर्य माने मकर का प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी सेना के योद्धाओं को बांधने का भी गुण दिखाया। तो ये कर्क और मकर का कॉम्बिनेशन ही है जो एक राजा को वास्तव में राजा बनाता है। ठीक हो गया। खाली वीर रस का बल उसके पास है, प्रजा के साथ उसके बैठने का गुण उसको आता नहीं है, प्रजा के साथ मीठी वाणी बोलना उसको पता नहीं है, प्रजा के अंदर झांक कर कभी देखा नहीं है। तो जो मातृत्व भावना है अगर वो किसी राजा में नहीं है, माने कर्क का बल नहीं है, तो वो राजा काहे का। लेकिन सिर्फ कर्क का बल हो, मकर का बल ना हो, तो कई दफा उस राजा को प्रजा दब्बू समझने लग जाती। कहता है ये प्रेम प्यार में तो ठीक है, हमसे बातचीत भी करता है, लेकिन जो होना चाहिए ना एक राजा, द डिफरेंस बिटवीन कॉमन मैन एंड अ किंग इज रियली अ डिफरेंस। मतलब हम चाहे कुछ भी कहें, हमारे तो अलंकार लगाने वाले कहीं तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो तो ईश्वर ने ऐसा प्रोटोकॉल, मानक प्रक्रिया है वो, कि अगर राजा राजा के समान नहीं रहेगा तो वो शासन कैसे करेगा। फिर अब कोई कहता है भाई इसकी क्या जरूरत है, इसको सबको एक समान होना चाहिए। अब उनको कौन समझाए, अब थोड़ा और आप डीप अध्ययन करें सब समझ में आएगा कि मानक प्रक्रियाओं के बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। तो इसलिए राजा के पास जो पौरुष है, जो उसको Z+ सिक्योरिटी, जो उसका SPG कमांडोज मिले हुए उसको, वो मकर का गुण दिखाता है और वो होना चाहिए। बिना उसके राजा काहे का राजा। ठीक हो गया। तो कर्क लगन को अगर हम हाउसेस वाइज देखते हैं, भाई कर्क के अंदर भी मकर है और मकर के अंदर भी कर्क है, लेकिन वो कहां है उसका सदुपयोग अगर हम कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो बहुत बढ़िया हो जाता है। जैसे कर्क ये पर्सनालिटी, इसका कुटुंब, कर्क का जो परिवार है वो 5 नंबर लग्न, 5 नंबर माने सिंह, और सिंह आपको पता है सभी लग्नों का राजा है। तो अपने पारिवारिक संबंधों, अपने कुटुंब को लेकर वो थोड़ा सा शाही होना ज्यादा पसंद करता है। अपने जब भी कभी कुटुंब का नाम आएगा, उसके घर परिवार रिश्तेदारों का नाम आएगा, तो एक रॉयल होना स्वाभाविक है। और इसमें बात करते हैं, ये आता है 11 नंबर। आपको पता है शनि का लिबरल फॉर्म, शांति प्रिय रूप, सभी से लाभ कमाने का जो गुण है वो 11 नंबर का सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो इनके कुटुंब में रॉयल्टी कम, एक्सेप्टेंस ज्यादा है। ये थोड़े ज्यादा डेमोक्रेट्स दिखाई देते हैं। ये कुछ कुछ जिस प्रकार से हमारा राजतंत्र, राज परिवार का इनके प्रति झुकाव ज्यादा है, ये प्रजातंत्र का झुकाव ज्यादा है, माने डायनेस्टी चली आ रही है जो, उस रीति रिवाज को ये ज्यादा मानते हैं। ठीक हो गया। और तो जब हम गौर अंदर झांक कर देखते हैं और ज्यादा इसमें, तो कई विशेष गुण अपने को समझ में आते। भाई कर्क का अपना ही गुण है, लेकिन उनके कुटुंब में जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार का विशेष अलग गुण दिखाई देता है। और मकर एक अलग पर्सनैलिटी है, उनके कुटुंब में जाते हैं तो वहां पर एक अलग प्रकार का स्वरूप दिखाई देता है जो एकदम आइडेंटिकल कर देता है इनको। फिर आता है तीसरा भाव होता है हमारा वाणी, हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, बाहर जो बोलचाल है। देखिए वाणी जब मैं बोलता हूं तो 2 और 3 दोनों ही शामिल हो जाते हैं, लेकिन फैमिली कम्युनिकेशन, फैमिली के समय लोग हम मौजूद है, हमारे घर के लोग, तो ये वाणी है। और बाहर जब बैठते हैं तो ये वाणी। इतनी अजीब बात है जो इतना ज्यादा बोल्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मंगल का सबसे प्रिय लग्न है ये मकर। आगे से एरीज एक भेड़ समान और पीछे से एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ठीक हो गया। कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे ये मेष लग्न के समान हो गया। मेष तो फिर भी रुक जाता है, ये रुकता ही नहीं है, इतना ज्यादा अतिवादी हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, चरमपंथी जिसको बोलते हैं। तो इनका जो वाणी है ये 6 नंबर की तरह है, इनकी वाणी 12 नंबर की तरह। तो आप समझ सकते हैं वाणी में थोड़ा शुक्र का प्रभाव मकर के पास, चाहे पर्सनालिटी डायनामिक दिखाई देती है, लेकिन 12 नंबर पाइसेस माना जाता है जुपिटर का रोमांटिक फेज, जो शुक्र को बहुत प्रिय है। तो जाहिर सी बात है आप अपनी वाणी को लेकर
अच्छे से बर्ताव करते हैं, बोलते हैं, लेकिन एक बोलना होता है, एक ओवरऑल मानना होता है। तो कौन ज्यादा अपने आप को मक्खन समान मानता है? कर्क। ये तो आपको पता है उसके मुकाबले काफी कठोर दिखाई देता है कर्क लगन के बजाय, बट उसको आपको पता ऑफिस को मैनेज करना है तो थोड़ा सा अनुशासित तो होना ही पड़ेगा, ठीक हो गया। लेकिन जब फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं तो आपको समझ में आता है यार ये थोड़ा ज्यादा नहीं बर्ताव प्रेम से कर रहा है, शुक्र के गुण की तरफ ज्यादा झुकाव आ गया है। ये 6 नंबर, 6 नंबर बुद्ध का ही रूप है, लेकिन 6 नंबर एक कन्या। कन्या मतलब एक ऐसी लड़की जो नियमों का पालन करती, तो सोच समझ कर बोलना बिना किसी का दिल दुखाए। फिर है चौथा भाव। तो चौथा भाव हमारा घर, हमारी मां, हमारा वाहन, 7 नंबर की तरह जो शुक्र की राशि है, और शनि यहां एक्सेल्ड कर जाते हैं। 1 नंबर जो मंगल की राशि है और सूर्य यहां एक्सेल्ड कर जाता है। तो आप समझ सकते हैं अनुशासित राशि, यानी इनकी मां के स्वभाव को लेकर भी अनुशासन पसंद। और एक बात और समझ लीजिए आप, कहते सर मां तो एक ही है, भाई हम 3 भाई हैं या 2 भाई 1 बहनें हैं, तो हमारे चार्ट में मां का नंबर अलग अलग आ रहा है, तो मां ऐसे अलग अलग थोड़ी है, मां तो एक ही है, तो नंबर यहां कॉमन आना चाहिए था। ऐसा नहीं है। आपके प्रति वो मां का बर्ताव, बातचीत, प्रेम करने का तरीका अलग हो सकता है। किसी दूसरे संतान के लिए मां का बात करने का तरीका, प्रेम को इजहार करने का तरीका एकदम अलग हो सकता है, ठीक हो गया। तो इस संतान के लिए मान लीजिए ये एक ही मां की 2 संतानें हैं, तो इस संतान के लिए वो मां ज्यादा अनुशासित और थोड़ी सी स्ट्रिक्ट दिखाई देती है, और वही मां सेम मां है क्योंकि दोनों भाई हैं अगर, तो वो मां इस संतान के लिए थोड़ी कह सकते हैं एक बिजनेस पसंद दिखाई देती हैं। और उनका मानना है क्योंकि ये सूर्य की फेवरेट राशि है, ये शनि की फेवरेट राशि है, तो यहां पर एक सभी में जुड़ाव, व्यापारिक सोच ज्यादा दिखाई देती है। और यहां पर मां कहती है कि नहीं, हम एक अधिकारी वर्ग के समान हैं तो ज्यादा अच्छा, आपको एक अधिकारी के समान बनना चाहिए, आपको एक व्यापारी के समान बनना चाहिए। अधिकारी माने जैसे भारत में नौकरशाह, IAS अधिकारी के समान, ठीक हो गया। और ये एक व्यापार करने वाला व्यापारी वर्ग, ठीक हो गया। तो ये इनका वाहन का भी इस प्रकार से रहेगा। वाहन को लेकर ये 1 नंबर, वो अनुशासन ज्यादा पसंद करेंगे। और वाहन को लेकर ये वैसे शुक्र को ज्यादा दिखावे के लिए माना जाता है, वाहन अच्छे देता है शुक्र, तो कहीं शुक्र यहां बैठे हैं, शुक्र का बल अच्छा है, तो दिखने में वाहन ज्यादा सुंदर इनका होगा। और कह सकते हैं बल मजबूती में वाहन पर ये ज्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है। अब जैसे टाटा, सामान्यता टाटा की कार, मैं एक नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि अभी टाटा ने बहुत बढ़िया गाड़ियों का लुक दिया, लेकिन टाटा मुख्य रूप से जाना जाता है चौथे भाव का ये बल कि नहीं, मजबूत होना पहली कंडीशन है, सुंदर दिखना दूसरी कंडीशन। और कोई और वाहन, अभी कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं लगता है, कोई और वाहन जो दिखने को ज्यादा तवज्जो दे रहा है और कहता है कि इंजन तो ठीक है, इंजन तो इंजन ही होता है, उनका अगर ये मानना है, तो फिर वो 7 नंबर सोच से ज्यादा प्रभावित दिखाई देता है, ठीक हो गया। वैसे भी सूर्य जो है, सूर्य तो सूर्य है, कोई सूर्य यानी राजा, उस बल को कोई समझे ना समझे, लेकिन वो उनके हाथ में तो पावर है ही वो, उनको इसीलिए कोई बहुत ज्यादा लुक का ध्यान एज कंपेयर टू वीनस सूर्य नहीं रखते हैं, क्योंकि सूर्य का तो पद ही उसका लुक है, कहते वो किंग है। अब वो चाहे वो अपना VIP सूट पहनकर आए या ना आए, वो उसका रैंक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं, उसको वो रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक हो गया। ये बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास पद है या नहीं है वो तो बाद का विषय है, एटलीस्ट वो हमें वो मिलना भी तो चाहिए, लुक का विशेष ध्यान रखता है 7 नंबर। फिर आता है पंचम भाव। तो पंचम भाव में देख रहे हैं, ये है अपने को गुप्त रखने का काम करता है,
ये पंचम भाव में अपने को खोलने का काम करता है। तो इनकी जो पढ़ाई वाला पार्ट होता है कर्क लगन वालों का, वो कई जगह गुप्त रहता है। और इनका जहां तक बात इनके स्टमक की है, मंगल भी अगर कमजोर है तो स्टमक पार्ट में भी गुप्त परेशानियां, लीवर वाला हिस्सा भी रिप्रेजेंट करता हो सकता है। ठीक हो गया। 8 नंबर बहुत ज्यादा सस्पेंस में रहने वाला, और ये इनका डिग्री सर्टिफिकेशन है, इसको बहुत एक्सपोज मिलता है, बहुत एक्सपोजर मिलता है। ठीक हो गया। क्योंकि चंद्रमा को प्रिय एक्सपोजर ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक हो गया। कुटुंब आता है जो ज़ोडिएक में, और कुटुंब का मतलब एक नहीं बहुत। कुटुंब अपने आप में ही प्लूरल शब्द माना जाएगा कि भाई एक नहीं बहुत, कहता है मैं और ये मेरा कुटुंब। कुटुंब मतलब फिर कोई लिमिट नहीं है। तो ये पंचम भाव में कुटुंब बल रखता है। तो जिनका डिग्री सर्टिफिकेशन के समय बहुत लोगों के साथ उठना बैठना रहा, उनका डिग्री सर्टिफिकेशन 2 नंबर समान है, तो थोड़ा ज्यादा बली दिखाई देता है मकर का डिग्री सर्टिफिकेशन। फिर आता है पंचम भाव। पंचम भाव हमारा शत्रु पक्ष, हमारी रोग व्याधियां, इसके लिए देखा जाता है। तो यहां 3 नंबर आ रहा है मकर लग्न में, और कर्क लग्न में 9 नंबर आ रहा है। जब भी रोग बाधाओं की हम बात करते हैं, तो अगर बृहस्पति का 9 नंबर आता है, तो 9 नंबर के अंदर एक प्रकार का क्षत्रिय फेज है। तो ये अपने शत्रुओं के साथ जब टैकल करते हैं तो थोड़ा सा बोल्डनेस इनके अंदर आ जाती है, जो इनके स्वभाव से एकदम विपरीत जान पड़ता है। ध्यान रखना है, वाणी में वो बोल्डनेस है। वैसे तो कर्क आपको पता है प्रहार करता ही नहीं है, प्रहार करना पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ शत्रुओं को जब ठिकाने लगाना है तो 9 नंबर की तरह दिखाई देता है। ये क्योंकि ये जानता है, मकर को पता है कि मेरा शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए ये उसको बहुत लाइटली लेते हैं, 3 नंबर की तरह। यानी ये मरकरी का रोमांटिक फेज माना जाता है। ठीक हो गया। तो इस अंतर को भी समझना है कि एक हाथी, अगेन मैं ये बात बता रहा हूं, मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखा रहा हूं, जो स्वाभाविक बल है वो बता रहा हूं, और कई बार यही बल हमारे बहुत काम आ जाता है। एक हाथी जिसके दांत हैं बड़े बड़े, वो उसको दिखाकर क्या करना है कि मेरा रौद्र रूप भी है, क्योंकि उसके पास एग्जैक्ट पावर है। तो जब कोई नजदीक आएगा, उसको परेशान करेगा, वो उसको पिटाई कर देगा, उस पर हमला कर देगा। एक हाथी ऐसा है जिसके दांत टूटे हुए हैं या दांत नहीं है, मेल एलिफेंट है बड़ा, अब उसको दिखाना पड़ता है कि मेरे पास भी बल है। तो कुछ कुछ हम कर्क लगन को उस एलिफेंट की तरह दिखा रहे हैं जो बिना टीथ, बिना एलिफेंट टीथ वाला जो लुक है उसको हम ज्यादा कर्क लगन के साथ सिमिलर मान रहे हैं। और जिसके पहले से ही दांत है वो ज्यादा ओवर रिएक्ट करने से बच जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरे पास दांत है तो मैं तो प्रहार कर ही दूंगा। तो अपना अपना गुण है, बट फिर भी मैं कई वीडियोस में मेरा झुकाव बहुत ज्यादा रहा है कर्क लगन की तरफ। बहुत सौम्यता के साथ अपने शत्रुओं के सामने भी अपने पक्ष को रखते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि भाई ये कुछ ओवर रिएक्ट कर रहा है शत्रु, तो फिर वो 9 नंबर के बल पर आ जाते हैं। ये सामान्यता जब भी शत्रु से डील करते हैं 3 नंबर की तरह रहते हैं। शत्रु के साथ भी ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे आनंद में बोल रहे हैं, और तुरंत प्रहार कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये 3 नंबर। फिर आता है हमारा पार्टनर। पार्टनर कहते हैं 4 के लिए 10 प्रकार अच्छा मानते हैं और 10 के लिए 4 प्रकार अच्छा मानते हैं। क्यों भाई? हम पूरक हैं एक दूसरे के। पता लगा जो मेरे अंदर कूट कूट कर कुमा भरी है, आवेश भरा है, वो मेरे पार्टनर में भी है, तो आवेश से आवेश टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। अभी क्या आवेश है, आवेश यानी अग्नि गुण है, एक में जल गुण है, तो वो ठंडा रहेगा। आपको पता है अग्नि को जल शांत कर देता है, तो जल तत्व है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है पेयर। इसी प्रकार से कोई किसी को लगता है कि मुझे थोड़ा सा बल मेरे पार्टनर के अंदर होना चाहिए, बोल्डनेस होनी चाहिए, तो उनके लिए फिर 10 नंबर का बल ज्यादा बली दिखाई देता है। वो जो बोल्डनेस उनके अंदर उनको नहीं प्रतीत होती है, वो उनके पार्टनर के अंदर है। बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया।
फिर आता है 8 नंबर। 8 नंबर हमारा ससुराल पक्ष, इंटरकोर्स यानी अंतरंग संबंध बनाना। और 8 नंबर से जीवन में जो भी गुप्त प्राप्तियां हैं, जो भी बोलते हैं कि लॉटरी का पैसा हो, और मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं ना क्या, 2 नंबर का पैसा। हालांकि ये शब्द ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कई जगह वो वास्तव में 2 नंबर का नहीं है। मतलब जैसे वो मेरा पैसा ऐसा है जो मैंने कमाया नहीं है, मैंने खुद से, मैंने 11th हाउस के जरिए नहीं कमाया है, मैंने, मुझे कहीं मिला है। कहते भी ऐसा व्यक्ति दूसरे के धन से ही अमीर हो जाता है जिसका 8वां भाव काफी बली है। तो अगर आपके 8वें भाव में बल अच्छा खासा है, अपना टटोली है अपने 8वें भाव का बल, तो फिर आप दूसरे के धन से अमीर हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या बात याद रखनी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहीं आप उसी को सोचते रहिए, वो बताया था वीडियो में, अभी तो धन आने वाला है तो अपना काम बंद कर दो, ऐसा नहीं। ठीक हो गया। अगर बली वास्तव में कौन है, जो उस बल को नहीं मानता है, वही तो बली है। अब बार बार जाकर थोड़ी बल का बखान करूंगा मैं, तभी जाके कोई मुझे बली मानेगा। अभी बताया ना मैंने, वास्तव में बली है ना वो, वीर रस के लिए। इसका बल अलग प्रकार का है, श्रृंगार रस इसका बल है, ठीक है। इसका बल जो है वो वीर रस है। तो वो दांत है ना उसके पास, तो क्या और क्या करना है, आएगा तब हमला करेगा। तो अष्टम भाव 5 नंबर की तरह है, 11 नंबर की तरह। ये तो पक्का है, आप अपने चार्ट में देखिए, अगर अष्टम भाव बली है तो पितरों का, पूर्वजों का, इंश्योरेंस का पैसा, इसको इंश्योरेंस का पैसा बोल रहे हैं, मतलब जिस एक प्रकार का इसको मृत्यु से संबंधित आय भी माना जाता है। तो कोई हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, कुछ प्रकार का, तो वो अचानक बहुत ज्यादा मुनाफा देकर आ जाता है। तो ऐसे लोगों को ये भी एडवाइस देते हैं भी आप ऐसे इंश्योरेंस, मार्केट बेस्ड पॉलिसी जो इंश्योरेंस है वो लेना चाहिए आपको, अगर अष्टम भाव बली है। अगर हम पंचम भाव के बल से बली हैं, तो हम स्पेकुलेशन, सट्टे पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं, लेकिन उस सट्टे में हम कोई इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस को शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मृत्यु से संबंध विषय बनता है, कई लोगों का अष्टम भाव बली होता है, वो जैसे शमशान भूमि से भी वो आय कमाते हैं। शमशान भूमि उन्होंने कहीं लीज पर लिया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ, उससे उनको आय हो रही है। अब इसमें कोई बुरा मानने वाला विषय नहीं है कि सर ये भी कोई आय होती है, ईश्वर के रूप हैं सभी। अगर वो कर्म नहीं होगा, तो इसलिए किसी को भी घृणात्मक कर्म समझकर नहीं देखना है। बल्कि मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी कर्म योगी, उनके चित्र आप अपने फ्रंट पे लगाइए, अपने एंट्रेंस में लगाइए, देखिए कितना दिन आपका अच्छा जाता है। जो भी कर्म करने वाले हैं उनको आप अपने ग्रह सम्मान, कर्म योगियों को सम्मान करें, उनके चित्र लगाएं अच्छे अच्छे। भाई कोई ऐसे स्वीपर्स हैं, इनके चित्र दर्शन करना सुबह के समय बहुत बढ़िया माना जाता है। बढ़िया आप ऐसा स्वीपर का चित्र, और माली जो पुष्प इकट्ठा, ये सब कर्म योगी है। और कितना सम्मान, जब कोई पढ़ेगा ग्रंथ इस प्रकार के, तब समझ में आएगा, महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ेगा, कि कोई बढ़िया फूलों के बाग में कोई माली है, उनका चित्र सुबह आप या उनके स्वयं दर्शन करें। और मटका बनाने वाले उन शिल्पकार, उन कुम्हार के चित्र सुबह आप लगाएं, उनके दर्शन करें। बहुत बढ़िया कर्म योगियों के दर्शन अच्छे माने जाते हैं। भाई हम वैसे भी संस्कृत में जो मंत्र पढ़ते हैं, सुबह सुबह हम कभी भी हम पद्मनाभ का ध्यान करने से मना करते हैं। हम वो गायों का रखवाला बांसुरी बजाता है, वो गोविंद, उसका ध्यान करने के लिए कहते हैं। तो वो अपने को ध्यान रखना, कर्म प्रधान जो है उनका सुबह सुबह दर्शन अच्छा माना जाता है। वो इस प्रकार के आप कॉम्बिनेशन अपने एंट्रेंस में लगा सकते हैं, बढ़िया कलाकृति के रूप में, बहुत बढ़िया रहेगा। और तो अष्टम भाव में ये कैसे हैं, अष्टम भाव में 11 नंबर, इनकी ससुराल जो है वो 11 नंबर के समान है, यानी एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। और ये 5 नंबर के समान इनका ससुराल। और इनका जो संबंध है, इनका जो अंतरंग संबंध है, ये 5 नंबर की तरह बर्ताव करता है। 5 नंबर यानी थोड़ा सा शाही रहना चाहते हैं अपने संबंधों में,
ससुराल पक्ष भी इनका 5 नंबर है। सूर्य का बल बहुत ज्यादा है तो मान सकते हैं ससुराल जो है वो बली है और अनुशासित है। कहीं ना कहीं इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजनीति से भी संबंध बन जाता है अगर सूर्य यहाँ कहीं बैठे हैं, बली होकर बैठे हैं तो। फिर आता है हमारा नवम भाव। नवम भाव हमारा पिता का बल है, भाग्य बल है, हमारा जंघा थाई पार्ट है। तो पिता का बल, पिता इस व्यक्ति के लिए, जैसे मैंने बताया मां एक है, 2 अलग अलग संतानें, इनके लिए 1 नंबर की तरह बर्ताव कर रही थी, इनके लिए 7 नंबर की तरह बर्ताव कर रही थी। अब यहां पर पिता 6 नंबर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। दोनों के, अगर मान लीजिए दोनों के ही बच्चे हैं दोनों और दोनों के पिता एक ही है, इस पर्टिकुलर विद्यार्थी के लिए या इस चाइल्ड के लिए पिता 12 नंबर, बृहस्पति का रोमांटिक फेज, स्पाइसेस, जो सबसे ज्यादा प्रिय किसको है, शुक्र को। और 6 नंबर, आपको ध्यान रखना एकदम अलग प्रकार का स्वभाव है 6 और 12 का। 6 नंबर बुध को बहुत प्रिय है, शुक्र तो बचता है इस राशि से, बहुत कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा अच्छे से, लेकिन कैलकुलेटिव है बिल्कुल, क्रोध नहीं करता है बुध, सामान्यता क्रोध नहीं करता है। ठीक हो गया। वो अगर उसको गुस्सा भी आता है तो वो वाणी की गरिमा नहीं खोता है। ठीक हो गया। फिर आता है हमारा 10वां भाव। 10वां भाव ये हमारा ऑफिस है। तो 10 नंबर तो बना ही, आपको पता है वो ऑफिस से ही लग्न का जन्म हुआ है, लग्न राशि का। ज़ोडिएक में 10 नंबर ऑफिस में आता है। अभी ये 7 नंबर भी आ रहा है तो ये भी बिजनेस माइंड ऑफिस दिखाई देता है, क्योंकि 7 नंबर इनके ऑफिस में आ रहा है और इनके ऑफिस में 1 नंबर आ रहा है। तो अगर इनको एकाधिकार जैसा काम नहीं मिलता है कर्क लगन वालों को, तो फिर ये गड़बड़ा जाते हैं। और यहां पर तो एक्सेप्टेंस वाली बात है, शनि की फेवरेट राशि है तो सबको मैनेज करना जानते हैं। इनके ऑफिस में इनको कुछ ऐसा काम दिया जाना चाहिए, अगर मंगल बली है तो मिल भी जाता है, जहां पर पावर और टॉनी इन्हीं के हाथ में है। तो ये जो कहेंगे, ऑफिस की मैं बात बता रहा हूं, घर में तो एकदम अलग प्रकार का बर्ताव है, लेकिन ऑफिस में क्योंकि मुख्य रूप से उस काम के लिए नहीं बने, तो ऑफिस में बल इनके पास जब डिक्लेरेशन होगा तभी ये काम कर पाते हैं बढ़िया। और यहां पर तो शनि का फेवरेट राशि है, तुला बिजनेस राशि है, इनको पता है कैसे टैकल करना है, तो यहां कहीं ना कहीं इसका झुकाव ज्यादा दिखाई देता है। फिर आता है 11 नंबर, इनकम सोर्सेज, आय, शुद्ध लाभ। इनके जो इनकम सोर्सेज हैं वो 2 नंबर, शुक्र का कौटुंबिक भाग दिखाई देता है। और यहां 8 नंबर, अपने इनकम के बारे में ज्यादा जानकारियां शेयर नहीं करते हैं, इनकम सोर्सेज गुप्त रखते हैं। और अपने मित्रों के बारे में भी, जो इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो 8 नंबर की तरह गुप्त रहते हैं, ज्यादा लोगों को इनके बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में पता नहीं होता। और ये जो गुप्तता इनके अंदर कहीं और इस्तेमाल की इन्होंने, लेकिन नेटवर्किंग पार्ट में तो गुप्तता बिल्कुल भी नहीं है। 2 नंबर, इनकम सोर्सेस के बारे में बताना इनको अच्छा लगता है कर्क लगन राशि वालों को, और ये मूल स्वभाव है। ध्यान रखिए, दशाओं के समय बीच बीच में कभी 5 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 वर्ष, कभी थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है, लेकिन मूल स्वभाव कर्क का यही है। इस बारे में वो ज्यादा छुपाना पसंद नहीं करते। भाई इनकम हो रही है तो बताना चाहिए, और ये अपनी चीजों को प्राय बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताते हैं, इनकम स्पेशली। नेटवर्किंग पार्ट भी सेम एज वेल, माने मित्रता वाला जो बेस्ट फ्रेंड्स। फिर आता है 12वां भाव। 12वां भाव बताता है हमारे एक्सपेंडिचर, खर्चे, व्यय, हमारा गुरु आश्रम संबंध। तो ये 9 नंबर की तरह है, और ये है 3 नंबर की तरह। तो अगर हम दोनों में अंतर करते हैं कि भाई कर्क लगन वालों का जो व्यय करने का तरीका है वो मरकरी का रोमांटिक फेज रिप्रेजेंट करता है, और मकर लगन वालों का जो व्यय करने का तरीका है वो बृहस्पति का क्षत्रिय फेज दिखाई देता है। तो अपने खर्चों में, अपने शॉपिंग में थोड़े से, देखिए शॉपिंग का भी अपना एक आनंद होता है।
अब वो आनंद कोई लेना चाहता है नहीं चाहता, लेकिन आनंद तो होता ही है, कई लोग उसको पूरा एंजॉय करते हैं। तो जो शॉपिंग को एक आनंद की दृष्टि से देख रहा है वो 3 नंबर ज्यादा सटीक बैठता है। मरकरी बहुत कैलकुलेटिव है, बुद्धिमान है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो रोमांटिक होना चाहता है, रोमांटिक फेज ऑफ मरकरी। ये तो क्षत्रिय फेज है, बृहस्पति बहुत इंटेलिजेंट है और फिर यहाँ क्षत्रिय फेज की तरह, तो खर्चों में वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बर्ताव करता है और वहां पर क्षत्रिय फेज भी लागू है, तो अनुशासित है बहुत खर्चे को लेकर। तो कुल मिला के दोनों ही लग्न अपना अपना बल रखते हैं। कभी इस लग्न का पलड़ा भारी दिखाई देता है, कभी इस लग्न का पलड़ा भारी दिखाई देता है, अपना अपना बल है। और आपको ये कंपैरिजन कितना समझ में आया, क्या क्या बातें आपको समझ में आई नहीं आई, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका सपोर्ट हमारा मनोबल बढ़ा देता है और वही सपोर्ट हमें विस्तार से लेक्चर लेने का दम भी देता है, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है इस प्रकार विस्तार से किसी राशि को खोलने के लिए, और वो तभी संभव है जब आप लोगों का निरंतर सपोर्ट मिलता रहे। तो जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे उसी प्रकार से हम अपने अपलोडेशन को बढ़ाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।